नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 60 खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको ये बता दें कि फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। दोनों बॉलीवुड सितारों से आयकर विभाग ने लंबी पूछताछ की है। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना था कि टैक्स चोरी के मामले में फैंटम फिल्मों से जुड़े लोगों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई और पुणे में तकरीबन 20 से 22 जगहों पर आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से तलाशी की गई, जिसमें अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, मधु मंटेना, विकास बहल और अन्य के अलावा फिलहाल छापेमारी की गई है। आपको यह भी बता दें कि आयकर विभाग की कार्रवाई पर संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार की निंदा की है। संगठन की ओर से कहा गया है कि हम समझते हैं कि ये छापे किसानों का समर्थन करने पर सरकार की बौखलाहट को दर्शाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा उन सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों का धन्यवाद करता है जिन्होंने बिना डर के खुले दिल से किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। छोटे बड़े सभी किसान अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ आज भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 29 जनवरी को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार हुए संगरूर के देहला गांव के 5 नौजवान 1 महीने के बाद अपने घर लौटे हैं और 1 महीने के बाद गांव में खुशी लौटी है। गांव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन ये खुशी तब मायूसी में तब्दील हो गई जब किसानों ने अपनी आपबीती बताई। आंदोलन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच हुई झड़प को लेकर कई गिरफ्तारियां हुई है। इस कड़ी में 29 जनवरी को संगरूर के धेला गांव के 5 नौजवान गिरफ्तार हुए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ये वो नहीं जानते थे और इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कहना चाहते तुसीं भी किसान नहीं हैगे, यानी कि दिहाड़ी ते आए हुए ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਦੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ जोड़ता है। तिहाड़ जेल से जमानत पर आए किसानों ने अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में जब बताया तो वहां मौजूद सभी किसानों के हौसले टूटे नहीं बल्कि और बुलंद हो गए। प्रताड़ित होकर आए किसान ने खुद भी कहा कि वो अपनी लड़ाई बीच में नहीं छोड़ेगा और अपने हक के लिए दिल्ली जाता रहेगा। सतनाम सिंह ने बताया कि उनके पास 3 एकड़ जमीन है, घर में एक पिता है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन पिता का एक हाथ नहीं है तो वो काम नहीं कर सकते। हाँ जी, दोबारा जावांगे जी, लोड़ पई ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦਿੱਲੀ? ਨਹੀਂ, ਹੋ ਐਤਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ। गांव वासी जसपाल सिंह ने कहा कि गांव की माताओं बहनों की दुआओं के कारण ही आज गांव के नौजवान वापस लौटे हैं। सभी किसान अपनी जमीन छीन जाने से परेशान हैं और तभी आंदोलन कर रहे हैं। पता है भी सारे ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰਜਵਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ
ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ अपने हक की बात करते किसानों को 3 महीने से अधिक वक्त हो गया है। सर्दी, बारिश, धूप या गिरफ्तारी, चाहे जो भी बाधा आई हो, किसान बॉर्डर पर डटा है और एक ही मांग कर रहा है कि सरकार MSP पर कानून बना दो ताकि उनके अच्छे दिन आ सके। ऐसे में देखना यही होगा कि कब किसानों की समस्या का समाधान हो पाता है। डेस्क रिपोर्ट ENB न्यूज। और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के कई मंत्री उनके बचाव में आ गए हैं। ठाकरे सरकार में एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों ने आयकर विभाग की छापेमारी को बदले की भावना बताया है और कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके खिलाफ केंद्र की संस्थाएं कार्रवाई करेंगी। कांग्रेस नेता और कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान ने अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड को मोदी सरकार के बदले की भावना की कार्रवाई बताया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र उन्होंने भी अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू के अलावा अन्य लोगों पर चल रही इनकम टैक्स की रेड पर जवाब देते हुए कहा है कि ये रेड उन्हीं लोगों पर की जा रही है जो केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग लोकतंत्र बचा रहे हैं उन्हीं लोगों पर चुन चुन कर रेड की जा रही है। अनुराग कश्यप हो या तापसी पन्नू हो, जिनके बारे में आज जो बातें सामने आईटी रेड के माध्यम से बताई गई है, ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ही मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने का ये आजकल माध्यम हो गया है और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। मराठा आरक्षण के बारे में आज विधान परिषद में चर्चा हुई। मराठा आरक्षण को लेकर सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है और हमेशा करते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी जो दर्ज हुआ है, उस मामले में केंद्र सरकार को भी पहली बार पार्टी किया गया है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस भेजी गई है। तो केंद्र सरकार की ओर से जो EWS इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन के लिए 10% जो आरक्षण रखा गया है वो 50% से ज्यादा होता है। इसलिए सभी देश के सभी राज्यों में EWS का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस हो गया है। उसको अगर बचाना है तो EWS का मामला सिर्फ महाराष्ट्र पूरे देश में लगा हुआ है। मराठा आरक्षण और 16 से भी ज्यादा राज्यों में अन्य आरक्षणों के कारण 50% से भी ज्यादा आरक्षण अन्य राज्यों में हुआ है। ये सब जानते हुए केंद्र सरकार ने आगे होकर इस आरक्षण के समर्थन में अपनी भूमिका रखते हैं, इसमें बल प्राप्त होगा और ये फैसला लेने में एक अच्छा मौका है केंद्र शासन को कि मराठा आरक्षण के समर्थन में वो काम करे। देवेंद्र फडणवीस जी भी हमारे इस मीटिंग में जो सीएम के साथ हुई इसमें ज्वाइन हुए थे, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें इनिशिएटिव ले और केंद्र सरकार में जाकर ये भूमिका लेने के बारे में केंद्र सरकार में अपनी भूमिका रखें। ठाकरे सरकार के मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर पर दफ्तर पर पड़े छापे की कार्रवाई को कहा है कि जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी। तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है और कोई ये नया नहीं। जो सरकार के खिलाफ जाएगा उसे हम
दबाएंगे किसी भी तरह से, उसका ताजा उदाहरण आज के छापेमारी के जरिए सरकार ने दिया है। हरियाणा बजट सेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एएनबी न्यूज से बात करते हुए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि विधानसभा में 10 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होगा और कि 12 मार्च को और 15 मार्च को बजट पर चर्चा होगी। स्पीकर ने यह भी कहा कि अभी तक 12 कॉलिंग अटेंशन प्राप्त हुए हैं, 3 गैर सरकारी सदस्यों के बिल आए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। सर, विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा, टेंटेटिव कार्यक्रम आ गया होगा, क्या प्रारूप रहने वाला है? देखिए, 5 मार्च से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है उसका टेंटेटिव जो प्रोग्राम है वो आज जारी हो गया है। उसके मुताबिक बजट सत्र 5 मार्च को सायं 2 बजे शुरू होगा और 16 मार्च तक ये बजट सत्र जो है वो चलेगा। इस बीच जो 2 बड़े कार्य हैं, सबसे पहले राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और उसके ऊपर चर्चा, और इसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट का प्रस्तुत करना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2 ये विशेष जो इस बजट सत्र के अंदर कार्य रहने वाले हैं। इसके अलावा सरकारी जो हमारे पास बिल आएंगे उन बिल का पास करना है। अभी तक हमारे पास 7 या 8 बिल जो हैं वो आ चुके हैं, 1-2 बिल और आने की संभावना है। अभी तक 660 के करीब जो हैं क्वेश्चंस, स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन, वो हमारे पास आ चुके हैं और उनमें से 60 क्वेश्चन ऐसे जो तारांकित हैं, 60 क्वेश्चन गैर तारांकित, उनका हमने चयन कर लिया है जो पहले 3 दिन के अंदर लगेंगे। उसके पश्चात जो अगले 3 दिन के अंदर आने वाले प्रश्न हैं उनका ड्रॉ ऑफ लॉट्स कल 4 बजे हम यहाँ विधानसभा परिसर के अंदर ही निकालने वाले हैं। इसके अलावा जो अभी तक जो कार्यसूची में हमारे पास कार्य आया है वो 12 के करीब जो है 12 कॉल अटेंशन मोशन है, 3 जो हैं गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव हैं और 1 स्थगन प्रस्ताव भी आया है। इस प्रकार से ये जो आगे कार्य रहने वाला है और मैं समझता हूँ कि मैं सभी आपके माध्यम से सभी अपने विधायकों से, सभी चाहे वो सत्ता पक्ष से, गैर सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप विधानसभा के अंदर चर्चा के ऊपर समय चाहेंगे, हम उनको पूरा समय देंगे। विधानसभा का जो सदन है वो चर्चा के लिए है और चर्चा के अंदर एक विषय के ऊपर चर्चा करें और उस चर्चा के अंदर भाग लें, ना ही किसी भी प्रकार से व्यवधान पैदा करने का प्रयास। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने कहा कि पंचकुला का जो है अब नया रूप उभर के आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो ऐलान किया गया है पंचकुला के लिए, उसके बाद जो है कहीं ज्यादा डेवलपमेंट के काम पंचकुला में होंगे। करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 8 मार्च से शुरू होगा और 9 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र 16 मार्च को संपन्न हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। कुछ जानकार पिछले साल की अपेक्षा इस साल के बजट में 5 से 10% राशि की वृद्धि की बात कर रहे हैं और इस बजट में किसी भी तरह से टैक्स में वृद्धि की संभावना नहीं है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को और बेहतरी के साथ जारी रखना चाहती है ताकि लोगों से किए गए वादों को पूरा किया जा सके और उन्हें परेशानी ना हो। पहले की तरह सरकार का ज्यादा जो ध्यान है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पानी की आपूर्ति समेत बुनियादी ढांचे पर रहेगा। अगले साल दिल्ली में नगर निगम चुनाव हैं, इसका असर भी बजट में दिखाई देगा। और गुजरात के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नितिन भाई पटेल गुजरात विधानसभा में वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस में राज्य सरकार ने 738 कोरोना अस्पताल बनाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान बच पाई है। सरकार ने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी समेत दवाइयों के जरिए लोगों की
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम को भी खूब सराहा है और कोरोना से बचाव के लिए उनके प्रयासों के लिए आभार जताया है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने आदिवासियों और कुछ मछुआरों के विकास के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देगी। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान 14,000 करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज जारी किया, जिसका ये लाभ हुआ कि किसी परिवार को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा। इसके तहत राज्य में 76,38,000 परिवारों के खाते में 1,000 रुपए जमा कराए गए। गुजरात नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है और जीत पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे ये साबित होता है कि लोगों का विश्वास बीजेपी में बढ़ रहा है। गुजरात में बीजेपी ने 31 जिला पंचायत में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया है। वहीं राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को आरएसएस को समझने के लिए समय चाहिए। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो मानवता और सामाजिकता, नैतिकता सिखाता है। राहुल गांधी इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की, और इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इस लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति। बिहार के नालंदा मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के एक मेडिकल स्टूडेंट की सोमवार को कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। छात्र ने कुछ दिन पहले कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली थी। 23 साल के शुभेंदु समन की मौत बेगूसराय में हुई है, जबकि उन्होंने 22 दिन पहले ही वैक्सीन का पहला डोज लिया था। अब इस मेडिकल कॉलेज के सभी छात्रों का RT-PCR टेस्ट कराया गया है। इस पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि यह समझना होगा कि एंटीबॉडी वैक्सीन लगने के 6 सप्ताह के बाद बनती है, दूसरे डोज के 14 दिन के बाद एंटीबॉडी बनती है। ऐसे में ये गलत है, पहले डोज के बाद से ही एंटीबॉडी बनने लगेगी। उन्होंने छात्र की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि ऐसे किसी एक घटना से बहुत दुख होता है, खासकर किसी चिकित्सक की मौत पर। उन्होंने दूसरे पॉजिटिव छात्रों पर कहा कि अस्पताल प्रशासन लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। कोई भी मृत्यु जो होती है वो दुखद होती है, और किसी चिकित्सक की या चिकित्सा कर्मी की मृत्यु होती है तो वो समाज का बड़ा नुकसान होता है। और अभी तक पूरे कोरोना काल में जिन भी चिकित्सकों की या चिकित्सा कर्मियों की मृत्यु हुई है वो हम सब लोग के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। कल जब इस समाचार की जानकारी मिली तो मुझे भी बहुत कष्ट हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकार के द्वारा सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और जो चिकित्सक की कल मृत्यु हुई है उसके बाद और भी कुछ वहाँ चिकित्सकों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है, तो विभाग उस पर नजर रखे हुए है। आप देख रहे होंगे कि समाचार पत्रों में लगभग हर 1 दिन 2 दिन बीच करके कोरोना के संदर्भ में विज्ञापन आता है। पटना के सड़कों पे आप निकलते होंगे तो बहुत सारे जो प्रचार के बोर्ड हैं उन पे आपको दिखाई पड़ते होंगे। आपके मोबाइल के घंटी बजते हैं तो उसमें कोरोना के संदर्भ में जानकारी आपको टीकाकरण के बारे में मिलती होगी। तो जितने भी प्रकार से अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं वो सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि आज बिहार में 99.27% उत्तर प्रदेश का हाथरस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने वाले पिता की सोमवार शाम को आरोपी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद अचानक उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त कार्रवाई के निर्देश के बावजूद यूपी के विपक्षी राजनीतिक दल ने योगी सरकार पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी से सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि आदित्यनाथ जी, क्या आपकी सरकार ने आपका जमीर बेच दिया है? हाथरस मर्डर पर हमला करते हुए आम आदमी पार्टी से सांसद और यूपी प्रभारी ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार ने जिस तरीके से जमीर बेचा है ये बिल्कुल शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं वो
इंसानियत को शर्मसार करता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में अपराध इस कदर पहुंच गया है कि अखबार छोटे पड़ जा रहे हैं। आज मैंने एक अखबार की खबर देखी जिसमें 3 घटनाएं। बुलंदशहर में एक दिव्यांग बच्ची की हत्या कर दी गई, दुष्कर्म की आशंका है। एटा में नशीला पदार्थ पिलाकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। और बिल्हौर कानपुर देहात का इलाका है जहां पर कि दुष्कर्म के बाद कुएं में फेंक दिया गया बच्ची को, जब दुष्कर्म नहीं कर पाया आरोपी। तो मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनसे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। एक बेटी का मजबूर बाप अगर अपनी बेटी के साथ हो रही छेड़खानी की शिकायत करता है तो उत्तर प्रदेश में उसकी हत्या हो जाती है। आदित्यनाथ जी के राज में गुंडों को गले लगाया जा रहा है और वो बंगाल में जाके कह रहे हैं कि गुंडे भीख मांगेंगे। अरे तुम उत्तर प्रदेश के गुंडों को तो गले लगा रहे हो घूम घूम के। महाराष्ट्र में हुए ब्लैकआउट और अन्य मसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे देश के पावर मिनिस्टर चाइना को नाम लेने से भी घबरा रहे हैं और उसको ह्यूमन एरर करार कर रहे हैं। यूएस की रिपोर्ट बकायदा बता रही है कि चाइना ने, जब हम अग्रसर हुए थे एलओसी पर, तो चाइना ने इस तरीके का साइबर वॉरफेयर शुरू किया। चाइना इज केपेबल ऑफ इन्फिल्ट्रेटिंग नॉट जस्ट आवर बॉर्डर्स, हमारे बॉर्डर्स ही नहीं, हमारे साइबर स्पेस को, हमारे जो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनमें भी साइबर अटैक आ चुका है। और ये सीरीज हुई है। अक्टूबर में ये घटना सामने आई, फिर नवंबर में ये घटना सामने आई, फरवरी में ये घटना सामने आई, और फिर भी अगर पावर मिनिस्टर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि क्या घबराहट है जहां पे वो चाइना को दोष देने से बच रहे हैं। बिल्कुल एकदम मैच्योर बयान है। हमने शुरू में ही, हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं राउत साहब ने, उन्होंने भी ये कहा था कि ये सामान्य तरीके का ब्रेकडाउन नहीं है, ये ब्रेकडाउन करवाया गया है। मुंबई की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर हमला बोला गया है, तभी हमने उस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया था। अगर इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि किसी तरीके से हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी चाइना को लेकर, तो ये तो पावर मिनिस्टर हो देश के, या हमारे होम मिनिस्टर हो, या डिफेंस मिनिस्टर हो, इन सबको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और सतर्क रहना जरूरी है। ये जो इमरजेंसी की बात है, खुद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ना कि सिर्फ गलत ठहराया था, उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी थी देश की जनता से, और देश ने उनको फिर से चुनकर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी थी। पर ये जो आघोषित आपातकाल है पूरा, जो खुद एलके आडवाणी जी ने कहा है कि जहां पे आप जुडिशरी को कैप्चर कर लेते हैं, आप बाकी चीजों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, वो देश के सामने जग जाहिर है। आप किसी तरीके का प्रजातंत्र के जो संवैधानिक तौर तरीके हैं उसका उल्लंघन करे जा रहे हैं। हमारे किसान भाई बहन अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। आप सरकारें गिराते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, ये भी गैर संवैधानिक काम तौर तरीके हो रहे हैं। तो इस तरीके का जो काम चल रहा है उस पर क्या खुद प्रधानमंत्री टिप्पणी देंगे, बयान देंगे कि ये जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है, आप बार बार इमरजेंसी को आप कोसते हैं पर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी पे। और केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने आरोप लगाया कि भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल कर रही है। ईडी द्वारा KIIFB के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद थॉमस इसाक ने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि ईडी अधिकारियों को धमकी देने की कोशिश कर रही है। अगर केंद्र सरकार के साथ खुली लड़ाई की योजना बनाई जा रही है तो हम भी कदम पीछे नहीं खींचेंगे। If this is a violation of FEMA Act, it's the RBI that should speak. They oversee the implementation of FEMA Act. Now, they have issued a guideline which authorizes any body corporate to seek their permission to borrow through masala bonds. KIFBI is a body corporate, and we applied through the specified routes. हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को म्यूचुअल ट्रांसफर करने के इच्छुक जेबीटी शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में ठोस कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में लंबित पड़े भर्ती के मामलों में तेजी लाई जाए। इसके लिए जो भी कानूनी पेचीदगियां आड़े आए उसका निराकरण करने के लिए भी कहा है। और उसके साथ ही ये भी कहा कि सदन में खाली जो ग्रुप पड़े हुए हैं, खासकर ग्रुप डी के पदों पर भर्ती करने के लिए प्रपोजल तैयार करने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं।
ताकि रिक्त पदों को समय से भरा जा सके। शिक्षकों के तबादले के मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने विभाग की कई योजनाओं की प्रगति के बारे में रिपोर्ट भी मांगी। शिक्षा मंत्री ने स्कूल में बच्चों को मोबाइल न लाने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अंतिम एवं फाइनल निपटान योजना लॉन्च की है और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि योजना के तहत प्लॉट और संपत्ति प्रबंधन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक अतिरिक्त मूल्य ब्याज, विलंबित ब्याज के आधार पर गणना की जाएगी। योजना के तहत गणना की गई अतिरिक्त कीमत की अप्रत्यक्ष राशि जितनी भी होगी तुरंत प्रभाव से 30 अप्रैल तक अवधि के दौरान ब्याज वहां पर भरा जाएगा और ये स्कीम स्वैच्छिक योजना के तहत लागू की गई है और ये शर्तों के साथ लागू की जाएगी। योजना की पूरी तरीके से इसका जो लाभ होगा वो अलॉट किया जाएगा। इस योजना से समस्याओं की मुकदमेबाजी खत्म हो जाएगी। हरियाणा में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से जो भी जनता को उनके रेजिडेंशियल के नाते से अथवा अन्य प्रकार के जो प्लॉट्स दिए गए थे उसमें पिछले वर्षों के अंदर लगातार जो अनाउंसमेंट के फैसले आए, परिणाम स्वरूप जनता के वो जो अलॉटीज़ हैं जिनको एचएसवीपी के प्लॉट दिए गए थे उनके ऊपर भी अनाउंसमेंट का बड़ा वजन ये डाला गया था। लेकिन चूँकि वो भार बहुत ज़्यादा था इसलिए हमने उसमें जनता को सुविधा देने के लिए पहले वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ये चलाई थी जिसके अंदर 24,000 लोगों को लाभ मिला था। इसके बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम चलाई थी जिसमें 4,500 लोगों को फिर से लाभ मिला था और अब लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम ये आज फिर से उसका एक और प्रकार ये बनाया गया है। दोबारा से उसकी कैलकुलेशन की गई है और उन कैलकुलेशन के आधार के ऊपर जितना जिसका अधिकतम रिबेट बनता था वो दे करके आज स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 317 हटाए जाने को लेकर दिए गए बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकार की राय से अलग राय रखने पर विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा है कि सरकार की राय से भिन्न विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोही नहीं माना जा सकता है। याचिका में मांग की गई थी कि फारूक अब्दुल्ला के बयान को देखते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही पीठ ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं कर पाने पर याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। राष्ट्रपति ने बुधवार को, आपको ये बता दें कि दिल्ली में स्थित आरआर अस्पताल में जाकर वैक्सीन का टीका लगवाया है। 60 साल से ऊपर की आयु और 45 साल से ऊपर की आयु के ऐसे लोग जिन्हें ऐसी बीमारियां हैं जो कि कोरोना को लेकर घातक हो सकती हैं, उनके लिए टीकाकरण की शुरुआत 1 मार्च से हो चुकी थी और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीका लगवाया था। हिंदू महासभा से पार्षद रहे बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति लगातार तेज होती जा रही है और इसी संबंध में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयवीर भारद्वाज ने कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपनी पार्टी का नाम बदलकर गोडसेवादी कांग्रेस करने की मांग कर दी है और इसके लिए हिंदू महासभा की ग्वालियर इकाई शहर से राष्ट्रीय राजधानी तक गोडसे यात्रा निकाली गई। सेक्स सिटी कांड को लेकर घिरे कर्नाटक सरकार के मंत्री रमेश जारकीहोली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विवादों के बीच में रमेश ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को भेज दिया है और वहीं अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा है कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सच से काफी दूर हैं। मैं इस मामले में निर्दोष साबित हो जाऊंगा, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन नैतिक आधार पर मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। और आपको ये बता दें कि बीते दिन ही कर्नाटक में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सीडी जारी की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि मंत्री रमेश ने एक महिला को नौकरी देने के नाम पर उसका यौन शोषण किया था और वहीं सीडी सामने आने के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी, कानूनी एक्शन लगातार करने को कहा जा रहा था। और आपको ये भी बता दें कि रमेश कर्नाटक की सरकार में जल संसाधन मंत्री थे।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले हफ्ते ही श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे, तो भारत श्रीलंका संबंधों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे। पाकिस्तान की सरकार ने श्रीलंका से कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान वहां की संसद को संबोधित करना चाहते हैं। श्रीलंका ने शुरू में इसे मान भी लिया, लेकिन बाद में उसे लगा कि इमरान खान कहीं संसद में कश्मीर का मुद्दा ना उठा दे। श्रीलंका को डर था कि इससे भारत से संबंध और ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि 1 महीने पहले ही श्रीलंका ने भारत और जापान को अपने एक अहम प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था। हालांकि मंगलवार को श्रीलंका ने भारत जापान को मनाने की कोशिश की और जिस प्रोजेक्ट से भारत जापान से बाहर किया था, उसके एक विकल्प के तौर पर दोनों देशों को नया ऑफर दिया था। श्रीलंका ने कहा था कि वो कोलंबो पोर्ट पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ मिलकर करेगा। 1 महीने पहले राजपक्षे सरकार ने देश की अहम राष्ट्रीय संपत्तियों में विदेशी दखल के प्रतिरोध का हवाला देते हुए भारत और जापान को ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए किए गए समझौते से बाहर कर दिया था। कर्नाटक की राजनीति में एक सेक्स सीडी को लेकर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि इस सीडी में जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहली ने सीडी जारी करते हुए आरोप यह भी लगाया है कि मंत्री रमेश ने महिला को नौकरी देने के नाम पर उसका यौन शोषण किया। और वहीं इस मसले पर सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने प्रतिक्रिया दी है, आप भी सुनिए। और मिनिस्टर रमेश जारकीहोली, उनका एक वीडियो वायरल किया गया है और उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। नौकरी का झांसा देकर बार बार लैंगिक अत्याचार करने का आरोप किया गया है। उस पीड़िता को तुरंत प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और रमेश जारकीहोली के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होकर उनको जो है वो कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है येडियुरप्पा जी, उन्होंने तुरंत रमेश जारकीहोली जी का इस्तीफा लेकर उनके जो है वो हकालपट्टी करनी चाहिए और उनको कठोर शासन। और बीजेपी नेता राम कदम ने राष्ट्रवाद और उम्रवाद का पाठ पढ़ाते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि आरएसएस से वो संगठन है जो राष्ट्र के उत्थान की बात करता है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कैंप में पहुंचे, जहां उन्होंने तीनों वैष्णव अली अखाड़ों के श्री महंतों से कुंभ मेले को लेकर चर्चा की है। वैष्णव अखाड़ों से संतों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द वैष्णव अखाड़ा के संतों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने की मांग की है। और आपको ये भी बता दें, श्री महंत राजेंद्र दास महाराज ने कहा है कि कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही बैरागी संप्रदाय के खालसे और संत बड़ी संख्या में हरिद्वार आगमन करेंगे। इसके लिए प्रशासन को सभी सुविधाएं पहले से ही दे दी गई हैं। मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने माता विंध्यवासिनी का पूजन किया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वो कार्यक्रम में शामिल हुई और कहा कि जिले में तकरीबन 300 क्षय रोगी हैं। अगर महाविद्यालय के प्राचार्य और जागरूक लोगों को एक रोगी को गोद लें तो रोग का उन्मूलन किया जा सकता है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। फतेहगढ़ साहिब के रायपुर चैबदारा गांव में पुराने मकान का लेंटर तोड़ते समय अचानक पूरी छत गिर गई और हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। मेरे साले दे रिश्तेदार दे बेटे की डेथ हुई है। की नाम सी जसनप्रीत दी। मलकीत सिंह सलाणे तो साडे बच्चे ते जिहड़े एक मलकीत सिंह दा दोता सीगा, एक मेरे रिश्तेदार दा बेटा सी, एक होर बच्चा सीगा, पेपर करके आ रहे सीगे। इन्हां नूं बगला के बाहर दी बाहर ते रायपुर चौपदन वाले निरभै सिंह दा मकान ढाउण ले गए। ना कि निरभै सिंह घरे सी, ना उहदा बेटा घरे सी, उस दी कल्ली जनानी घरे सी। मलकीत सिंह दा ठेका लिया होया होना, ये नहीं पता की सीगा उहदा करिया होया, पर ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏਪੁਰ ਚੌਪਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਸੀਗਾ, ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਚੌਪਦਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਂਟਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਲਾਣਾ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ +2 ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਮਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਗੁਰਹਰਸਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ जो बच्चों का हुआ मुआवजा किस तरह कोई सरकार वालों 10-10 लाख रुपया। मध्य प्रदेश का शिवपुरी अस्पताल हमेशा से अपने कारनामों को लेकर चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस बार तो जिला अस्पताल के एक डॉक्टर ने लापरवाही की सारी हदों को पार कर लिया है। एक जीवित मरीज महिला को मृत घोषित कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब महिला मरीज के परिजनों ने डॉक्टर को इस बारे में सूचना दी तो गलती मानने की बजाय उल्टा परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। आरोप है कि डॉक्टर दिनेश राजपूत ने मरीज के परिजनों के साथ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। और वहीं मामला मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद सीनियर डॉक्टर अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इस बारे में जानकारी ना होने की बात कह दी। आपको ये भी बता दें कि पहले भी शव में चींटी पड़ने का मामला सामने आया था और इस अस्पताल में ही सामने आया था, और अब पूरा मामला लापरवाही का देखने को मिल रहा है। अरे 5 दिन से भर्ती कर ली हमारी मरीज को। बोल रहे थे आज अल्ट्रासाउंड होगा, फलाना होगा और कुछ भी होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ 5 दिन में अभी तक। और आज सुबह ही 5 बजे पूरी नर्सों ने और इन्हें बोल दिया था कि ये तो खत्म हो गई। तो हम सब लोग पूरे अगर इलाज नहीं कर पा रहे तो छुट्टी भी नहीं करी। बोल रहा है तुम मैं क्या नाम मैं राज समारोह, ये फालतू प्रकार की बातें बोल रही है। और पेशेंट से बोल रहा है कि अगर तुम मेरा क्या कर लोगे, मैं जहर का इंजेक्शन भी दे दूंगा तो तुम क्या कर लोगे। मंत्री तक भी चले जाओ तो भी मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मंत्री मेरा नाम सुन के ही बता देगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा, डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर का नाम तो सर ये तो संज्ञान में मैं आप लाए हैं यहाँ पर भी, आप कल से देखा था मैं, अब मैं आज से इंक्वायरी करवाता हूँ पूरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक ऑनलाइन कार्यक्रम में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान देश में इमरजेंसी लगाने के फैसले को गलती बताया। इसको लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि पीएम ने कभी माफी नहीं मांगी। ये हमेशा उसकी नीति रही है कि जहां भी उससे गलती हुई है या उसके नेतृत्व से गलती हुई है उसको सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने स्वीकार किया है। उसी दिशा में राहुल जी का ये बयान है और इसकी सराहना की जानी चाहिए, तारीफ की जानी चाहिए। जहां दूसरी तरफ मोदी जी
पंजाब के फरीदकोट में जिलाध्यक्ष गुरलाल सिंह की हत्या के मामले गिरफ्तारी तीनों आरोपियों की अदालत में पेश किया गया। और आपको बता दें कि 18 फरवरी को जुबली सिनेमा चौक पर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में दिल्ली पुलिस ने फरीदकोट जिले के 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया था। और वही बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि देश में नौजवान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जहां नौकरी मिल रही है तो वहां पर बेरोजगारी नहीं है। इतना नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के समय में रोजगार नहीं था। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सरकारी नौकरियों की बात हम नहीं करते हैं। यहाँ के नौजवान आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ के नौजवान छोटे छोटे उत्पादों के आधार पर लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो जहां नौकरी मिल रही है वहां बेरोजगारी कहां हो रही है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो उनके समय में न रोजगार था न आत्मनिर्भरता थी। और चुनाव आयोग के पश्चिम बंगाल में 8 चरणों के चुनावों की घोषणा के बाद से ही राज्य के कई इलाकों में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के रथ में तोड़फोड़ की गई थी, तो वहीं बीजेपी समर्थकों के घर में बमबाजी करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने राज्य में हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है और टीएमसी समर्थित गुंडों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नानूर में बीजेपी समर्थकों के घर पर बमबाजी करने का आरोप है। ये घटना बीरभूमी जिले के सिंगी गांव की है। बमबाजी को लेकर गांव में तनाव का माहौल है और फिलहाल पुलिस तैनात कर दी गई है। और बीजेपी नेता तरुण चुंग ने कहा है कि पीएम मोदी देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी गरीबों के जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं, इसलिए देश का नागरिक पीएम के साथ है। आपको भी सुनवाते हैं। अगले 5 साल के लिए उससे ज्यादा वोट देकर देश की जनता ने चुना है। और आज दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, कोई भी रिसर्च ग्रुप हो, वो हमारी सरकार के किए हुए काम और जनता का, देश का एक एक नागरिक उस पर मोहर लगा रहा है। इसलिए वैसी साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि आप बनेंगे, देश का कॉन्स्टिट्यूशन हर नागरिक को अधिकार देता है और वही नागरिक आज मोदी के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीबों के लिए। हरियाणा में इस समय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। जहां एक तरफ सीएम मनोहर लाल प्रदेश में माहौल का हवाला देते हुए पंचायत चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महम खंड के निवर्तमान सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 23 फरवरी को पंचायत का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे में अगर सरकार चुनाव में देरी करती है तो विकास कार्य नहीं हो पाएंगे और देरी से चुनाव होने से संभावित उम्मीदवारों का खर्चा बढ़ सकता है। जो हमारा विकास की गति है वो पूर्ण रूप से रुक जाएगी। जो एक प्रक्रिया चुनाव के जो विकास की चली हुई थी, उस प्रक्रिया को बाधित होने के बाद जो आम जन में जो काम चले हुए हैं उनकी जो कीमत भी, लागत भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो गांव में एक माहौल होता है, शांति प्रिय माहौल, समय पर चुनाव होना, ये कई चीज़ें ऐसी होती है जो अगर समय पर चुनाव करवाए जाएं तो गांव का माहौल भी अच्छा रहता है। अगर चुनाव देरी से कराए गए तो इनके बड़े जो है काफ़ी विकास कार्य तो रुकेंगे, इसके साथ गाँव में एक माहौल, तनाव का माहौल हो जाता है। तो सीएम साहब ने, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी सीएम साहब की, उन्होंने कहा कि माहौल ठीक नहीं है। एक हरियाणा का राजा है, सीएम है, या तो माहौल बताओ जनता को। माहौल इसलिए खराब है, इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे हम। 23 फरवरी को टाइम पूरा हो गया, टाइम पीरियड पूरा हो गया 5 साल का, तो उससे पहले इलेक्शन करवा देना चाहिए था सरकार ने। या फिर जनता को बताओ भाई माहौल इसलिए खराब है, इसलिए हम महीना, 2 महीने, 6 महीने लेट इलेक्शन कराएंगे। या तो लग रहा है बीजेपी सरकार को कि तुम्हारे पक्ष में माहौल नहीं है, सरकार डरी हुई है। बिल्कुल, अगर नहीं डरी हुई है तो सरकार जनता को बताए भाई ये माहौल खराब है, हम मान लेंगे माहौल खराब है। भाई क्या माहौल खराब बताओ। श्रीगंगा की आपदा में लापता लोगों को तलाशने का अभियान तपोवन और रेहड़ी क्षेत्र में 25वें दिन भी जारी है। तपोवन सुरंग के टी पॉइंट पर तकरीबन 194 मीटर तक मलबा हटा लिया गया है। यहां से मुख्य टनल तक पहुंचने के लिए 245 मीटर और आगे जाना होगा, लेकिन टनल के मुख्य द्वार से ही अंदर मलबे के ढेर लगे हुए हैं। मलबा अंदर कितना आगे तक है यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं सुरंग के अंदर से लगातार पानी का रिसाव होने के कारण मलबा हटाने का काम चल रहा है।
दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से लोगों को निजात दिलाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपने दम पर इस जंग से नहीं लड़ पा रहे हैं। इन देशों के लिए विश्व संगठन की कोवैक्सीन योजना के तहत इस महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन को भेजने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा पहला देश घाना है जहां पर इस योजना के तहत WHO ने इस वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी है। कोवैक्सीन योजना के तहत बनी वैक्सीन का उत्पादन भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में किया गया है। यहीं से ये खेप सीधी घाना पहुंचाई गई है। कोवैक्सीन योजना के तहत WHO तकरीबन 142 देशों में इस वैक्सीन की सप्लाई करेगा और इन देशों में एक देश पाकिस्तान भी है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान का इस लिस्ट में शामिल होना बहुत दिलचस्प है। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि ये देश जो है पावर के रूप में जाना जाता है और जो पावर है वो न्यूक्लियर की पावर है, लेकिन इस पावरफुल देश के पास अपने लोगों को महामारी से बचाने के लिए वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं हैं। हालांकि पाकिस्तान के मंत्री अपने यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े आकार के परमाणु बम होने का दावा करते हैं और लगातार अपने देश की अच्छाइयाँ सबको बताते हैं। हरियाणा के पलवल में जनता की सुरक्षा के लिए तीसरी आंख के तौर पर पुलिस थानों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने आदेश दे दिया है। आपको यह भी बता दें कि पलवल जिले के थानों का रियलिटी चेक करने जब पाया गया तो सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें ज्यादातर कैमरे चालू हालातों में हैं, लेकिन कुछ कैमरे बंद हैं जिनको जल्द चालू कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों को लेकर उच्च अधिकारियों की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक को सदस्य बनाया गया है। जिस थाने में कैमरे कुछ कम हैं उनको तुरंत दुरुस्त कराया जाएगा। इसमें हरियाणा राज्य में पहले से ही ये सभी पुलिस स्टेशन में कैमरे लगे हुए थे। सभी जो भी पॉइंट डेजिग्नेटेड थे, जैसे जो लॉकअप होता है, एंट्री और एग्जिट गेट पुलिस स्टेशन पे, तो यह जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है ये मतलब एक पॉजिटिव दिशा में है। तो अगर कहीं भी कोई कमी है तो उसको पूरा किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद एक कमेटी भी बनी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटी है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर उसके चेयरमैन है और डीसी और एसपी जिले के वो उसमें मेंबर है। तो इनकी सबकी यही जिम्मेदारी रहेगी इसमें कि कभी कोई कैमरा खराब होता है तो इमीडिएटली ठीक हो जाए, और अन्य भी अगर पॉइंट्स हैं पुलिस स्टेशन के तो वहाँ भी कैमरे लगाए जाएं। और अगर कोई फंड्स की ज़रूरत है तो भी कमेटी के माध्यम से सरकार इसमें हमें फंड्स अवेलेबल और करा देगी, तो और सुदृढ़ हो। बिजनौर के धामपुर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में शिवसेना ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान शिवसेना के प्रदेश संयुक्त सचिव RK आर्य एडवोकेट के नेतृत्व में दर्जनों शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सिर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको ये भी बता दें कि कार्यकर्ताओं ने SDM कोर्ट पहुंचकर बढ़ती महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, शिवसेना ने आज महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करा है और महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर के माध्यम से भिजवाया है। आज पूरी आम जनता त्रस्त है। पेट्रोल, डीजल और गैस पर जो महंगाई हो रही है और खाद्य वस्तु पर जो महंगाई हो रही है, उनके विरोध में आज प्रदर्शन करा गया है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के कई पदों को खत्म करने के विरोध में साझा अध्यापक मोर्चा ने मानसा में डिग्री कमिश्नर कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और आपको ये भी बता दें कि सरकारी स्कूलों में मंजूरशुदा रेगुलर अध्यापक, मिडिल स्कूलों में PTI और अध्यापकों की पोस्टें खत्म होने का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की भव्य पेशवाई निकाली गई है और इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हरिद्वार में मौजूद रहे। उन्होंने संतों से मुलाकात भी की। आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी महाराज, श्री महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी सचिव समेत 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे। निरंजनी अखाड़े की ये पेशवाई है
और हमारे जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज, सभी संतों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और आज जो पेशवाई प्रारंभ हुई है, मैं यहाँ पर पूज्य महाराज जी से मैंने बताया था ये हफ्ता 10 दिन पहले कि मैं मार्च प्रथम सप्ताह में हरिद्वार आऊँगा। ये सौभाग्य आज ही पेशवाई भी प्रारंभ हुई है, तो मुझे सभी संतों का आशीर्वाद मिला है। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा की तत्वाधान में आज भव्य पेशवाई की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और निरंजनी अखाड़े की पेशवाई आज पहली पेशवाई है हमारे 13 के 13 अखाड़ों में। तो इस पेशवाई का एक जो आनंद है आज पूरी दुनिया के लोग आपके माध्यम से ले रहे हैं, देख रहे हैं। और इस अखाड़े की परंपराओं के अनुसार हमारे गुरु कार्तिक भगवान, हमारे सभी अखाड़े के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, थानापति, कुठारी और सभी अष्टकोशल सब के सब आज इस पेशवाई की तैयारियां लगभग 15 दिनों से 1 महीनों से कर रहे हैं। एक नगर भ्रमण है, पेशवाई नगर यात्रा है। पेशवाई हम कहेंगे कि नगर अभिनंदन भी है। हम नगर का अभिनंदन भी करते हैं, नगर के लोग हमारा अभिनंदन करते हैं। और जो हमारे क्षेत्रपाल हैं, 49 अजरादि क्षेत्रपाल देवता जो हमारे क्षेत्रपाल हैं, हम उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको मनाने के लिए, और नगर के जो प्रधान लोग हैं हम उन्हें मनाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, हम उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए, हम उनका अभिवादन लेने के लिए पेशवाई की जो अनादिकाल से परंपरा नगर भ्रमण की रही है, आज उस परंपरा का निर्वहन पंचायती श्री। हरियाणा में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। हाल ही में करनाल के एक स्कूल में 50 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अंबाला के स्कूलों में भी लगातार कई अध्यापक और स्कूली छात्रों के पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और इसको लेकर अंबाला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को कोरोना की सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दे दिए हैं और इस बारे में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन का कहना है कि कोरोना के मामलों में दोबारा रफ्तार देखने को मिल रही है। स्कूलों में भी कई छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने शिक्षा विभाग को पत्र लिख दिया है, जिसमें स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए और बिना RT-PCR टेस्ट के किसी भी विद्यार्थी को स्कूल में एंट्री ना दी जाए। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अपनाया जाए और जो बच्चे बगैर मास्क के बच्चे क्लास में ना बैठें, सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों की मेंटेन की जाए और जहाँ तक हो सके बच्चों की क्लासें ऐसी की जाए कि दोपहर से पहले एक क्लास होगी, दोपहर से बाद दूसरी, ताकि बच्चों की गैदरिंग ज़्यादा ना हो। आप देख रहे हैं पिछले लगभग 10-12 दिन से जब से हमने मैंडेटरी किया है कि बच्चे का कोई भी हम मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करेंगे बगैर RT-PCR टेस्ट के। सारे के सारे बच्चे RT-PCR टेस्ट करवाने के बाद ही स्कूल में जाएंगे। अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी RT-PCR टेस्ट बच्चे। हरियाणा के पलवल में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी करने के मामले 5 महीने से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने 4 अक्टूबर 2020 को एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी की थी, जिस संबंध में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोपी तभी से फरार चल रहा था। आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये महिला विरुद्ध अपराध था। गांव मानपुर के किसी महिला के विरुद्ध के साथ कोई बात थी, उसके संबंध में अभियोग अंकित किया गया था सन 2020 में। पुराना आरोपी था जिसको मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया और आज पेश करेंगे। गहनता से पूछताछ की जा रही है और अगर कोई मामला सामने आया तो रिमांड वगैरह लेंगे, अदरवाइज इसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। कहाँ से हुई गिरफ्तारी? गिरफ्तारी गाँव मानपुर के जंगल में से हुई। और भी लोग थे इसके साथ इस मामले में? तो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं? क्या था? अकेला था, अकेले के विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज था। मामला पुराना था, इसका संज्ञान लिया गया। आयुष्मान भारत निरामय योजना के तहत हितग्राहियों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 1 मार्च से आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 31 मार्च तक चलेगा। शिवपुरी में इस अभियान के तहत आयुष्मान भारत जन जागरूकता रैली निकाली गई और ये रैली जो थी जिला न्यायिक परिसर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की।
डॉक्टर साहब, कलेक्टर, एसपी, डीजे सब आए थे निरीक्षण करने, क्या निरीक्षण हुआ? आज जो है 1 मार्च से 31 मार्च तक जन आंदोलन का रूप ले लिया है आयुष्मान भारत में कार्ड बनाने के लिए। आज माननीय हमारे जिलाधीश और जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा एक पूरे न्यायालय परिसर से एक रैली निकाली गई थी। वो रैली का समापन जिला चिकित्सालय शिवपुरी में किया गया था। वो रैली बड़ी सफलतम रैली रही, क्योंकि आयुष्मान भारत के जो कार्ड हैं ना वो जनरेट नहीं हो रहे हैं। अब व्यवस्था ये की गई है शासन के द्वारा कि 1 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक सभी लोग, चाहे वो CSC हों, चाहे वो आयुष्मान मित्र हों, चाहे वो अपने कॉमन सर्विस सेंटर वाले हों, कियोस्क वाले हों या मनरेगा से लगे हुए। अमेठी में पुलिस अधीक्षक मोहनगंज थाने का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने थाना परिसर के भीतर लगे गंदगी के अंबार को देखकर थाना अध्यक्ष को जमकर फटकार लगाई और साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए निर्देशित किया। बिल्डिंग के अनुरक्षण और टूट फूट को देखकर दुरुस्त कराने का भी निर्देश दिया, साथ ही अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। वार्षिक निरीक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाने वाला हमारा एक वार्षिक रूटीन है, जिसमें हमने आज मोहनगंज थाने का किया। अभी कल भी ये निरीक्षण जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान हमने थाने का भ्रमण किया। ऐसी चीज़ें चिन्हित की, कुछ जगहों पर सफाई ठीक ठाक नहीं थी, उसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं। बिल्डिंग के अनुरक्षण के लिए मैंने उनको निर्देश दिए कि जहाँ जहाँ पर छोटी मोटी टूट फूट है। इसके अलावा मैंने अभिलेखों का अवलोकन किया, लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की और शस्त्रागार और मालखाने का निरीक्षण किया। लगभग सभी चीजें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रोडवेज के संविदा कर्मियों ने चक्का जाम करके प्रदर्शन किया है। दरअसल 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से रोडवेज के संविदा कर्मियों में आक्रोश है और इस दौरान कर्मचारियों ने रोडवेज प्रशासन से बकाया वेतन दिलाने की मांग की है। रोडवेज के संविदा कर्मचारियों ने कहा कि उनका वेतन मात्र 4 से 5 हजार है और इससे उनके परिवार की गुजर बसर नहीं हो पा रही है। ऐसे में 4 महीने से वेतन न मिलने से लगातार परेशान हैं। इस संबंध में सेवा प्रबंधक से महीनों से बात की जा रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ पर लगभग 30 से 40 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर कार्य करते हैं, जिनका मत 4 से 5 हजार रुपये है और ये बहुत गरीब परिवार से है। इनका परिवार इसी पैसे से चलता है। 3 या 4 महीने का इनको वेतन नहीं मिला है। सेवा प्रबंधक से बार बार कहने पर सेवा प्रबंधक महोदय मुख्यालय और इधर उधर की बातों से लेकर टाला करते हैं। आज कर्मचारियों के परिवार पे इतनी पीड़िता आ गई है कि भुखमरी के कगार पे हैं। और आज जब सेवा प्रबंधक से हम लोग संगठन पर संयुक्त परिषद सेंटर इंजीनियर साहब के समस्त कर्मचारी मिलकर जब पदाधिकारी और अधिकारी मिलकर गए हम लोग बात करने, तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि 1 माह का वेतन तो हम दे सकते हैं, वो भी बैंकिंग माध्यम से, और अब बचा पैसा मुख्यालय बात करें। कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मामला है? हमारे पास आउटसोर्सिंग लेबर है, इनके नवंबर का पेमेंट हो गया, नवंबर पेमेंट नहीं हो पाया। मुख्यालय से पैसा आता है, अभी आया नहीं है, बातचीत चल रही है। इसी बीच हम लोकल स्तर से आज हम पेमेंट 1 महीने कराने का प्रयास कर रहे हैं, आज 7 हो जाए, और यह आश्वासन दे रहे हैं कि मुख्यालय जैसे ही आएगा 1 सप्ताह के बाद दूसरे महीने करा देंगे। तो हम आपस में बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारे साथी लोग मान जाए। इन लोगों का कितने महीने का तनख्वाह बाकी है और कितने महीने का दे रहे हैं आप? दिसंबर से इन लोगों का भुगतान नहीं हुआ। अभी कितने महीने का दे रहे हैं तनख्वाह? आज तो 1 महीने का दे रहे हैं और 1 महीने। देश में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आए दिन लड़कियों और महिलाओं के साथ अपराध की घटना को लगातार देखा जाता है। ऐसी ही घटना पंजाब के संगरूर से सामने आई है, जहां स्कूल की 11 साल की छात्रा से अध्यापक ने छेड़खानी की है। घटना की जानकारी के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में जमकर प्रदर्शन किया और अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्कूल प्रिंसिपल ने घटना के संबंध में कहा कि उच्च अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। मैं सरकारी स्कूल बबनपुर स्कूल में पढ़ती हाँ और मैं क्लास में पढ़ रही थी। उन्होंने मैंने कहा, उन्होंने नाम कुलदीप भी है, उन्होंने मिंटू भी कहते हैं। मैं पढ़ रही थी, उन्होंने मैंने कहा पानी का गिलास फड़ा। मैं पानी का गिलास फड़ा के मैं भजन लगी। इन्होंने पहला भी मेरे नाल एवें कीता सीगा, मैनू डर लग रहा सी। मैं पानी का गिलास फड़ा के मैं
ਭੱਜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ, ਪਰ ਮੈਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। बेटा कौन सी व्यक्ति ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੰਟੂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ नहीं स्कूल च की करते ने ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। टीचर ने होते ਹਾਂਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਪਨਪੁਰ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। टीचर आ रहे हैं और नहीं आ रहे? नहीं, वो छुट्टी। 60 मिनट 60 खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।